अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी ताबूत वाली लड़कियां, पहला हिस्सा। एहराम में अंधेरा था। कबाली आगे आगे थी। त्युसोंग, नाग और मारिया उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कबाली अपने दुखी बाप से मिलने को बेचैन हो रही थी। जब वो मम्मी वाले दालान के करीब से गुजरे तो ताबूत में लेटी मम्मी ने खुश होकर कहा, आज गमज़दा बाप की हजारों बरस की ख्वाहिश पूरी हो रही है। बाप से उसकी बेटी मिलने वाली है। त्युसोंग ने मम्मी का शुक्रिया अदा किया। कबाली ने पूछा कि ये किसकी आवाज़ थी। मारिया और त्युसोंग ने उसे ताबूत वाली मम्मी के बारे में बताया और फिर वो 7वें सतून की तरफ बढ़े। अचानक उन्हें बरबत पर लोरी की धुन बजाने की आवाज़ सुनाई दी। कबाली के दिल में बाप की मोहब्बत ने जोश मारा। उसकी सारी याददाश्त पहले ही वापस आ चुकी थी। अब उसने बरबत पर लोरी की आवाज़ सुनी तो बेचैन होकर अपने बाप को आवाज़ दी। बरबत की आवाज़ रुक गई। फिर दीवार के साथ खड़े ताबूत का ढकना आहिस्ता से खुलने लगा। कबाली ने मेज पर अपना मुजस्मा देखा तो आंखों में आंसू भरकर बोली, यह मुजस्मा मेरा ही है। इतने में ताबूत में से कबाली का बाप बाहर निकल आया। वो बेहद बूढ़ा हो गया था, मगर बेटी ने बाप को पहचान लिया। एक चीख मारकर अपने बाप से लिपट गई। बाप और बेटी दोनों की आंखों से आंसू जारी थे। बाप ने बेटी के सर को चूमकर प्यार किया और आंसू भरी आवाज में बोला, मेरी बच्ची, आज मेरे दिल की आस पूरी हो गई। मैं त्युसोंग और मारिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। त्युसोंग ने कबाली के बाप से नाग का तारुफ करवाया। कबाली ने कहा, अब्बा जान, अगर त्युसोंग, मारिया और नाग मेरी मदद ना करते तो मैं कभी आपसे ना मिल सकती। बाप ने कहा, मेरी बेटी, कुदरत ने मेरे गुनाह मुआफ कर दिए और इन दोस्तों को मेरे पास भेजा। मैं अब सुकून से जन्नत में जा सकूंगा और इनके लिए हमेशा दुआ मांगता रहूंगा। कबाली बाप के कपकपाते हुए बाजू से लिपट गई और रोते हुए बोली, अब्बा जान, मैं आपको जुदा नहीं होने दूंगी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बाप ने बेटी के सर पर हाथ रखा और लरजते होंठों से बोला, मेरी बेटी, मैंने हजारों बरस तक तेरा इंतजार किया। तू मुझे मिल गई, तुझे देख लिया, मेरी आंखें ठंडी हो गईं, मेरे दिल को तस्कीन हो गई। अब मुझे जाना ही होगा, इसलिए कि मैं पहले ही से मर चुका हूँ। ये तो बेटी की मोहब्बत ने मुझे अभी तक जिंदा रखा हुआ था। त्युसोंग, मारिया और नाग खामोश थे। वो बाप बेटी की गुफ्तगू में दखल नहीं देना चाहते थे। जब कबाली ने इसरार किया कि वह अपने बाप के साथ ही जन्नत में जाएगी तो बाप ने बेटी का माथा चूमा और कहा, तुम्हें अभी जिंदगी की बड़ी बहारें देखनी हैं। तुम खुदा के फजल से जिंदा रहोगी। तुम्हारे बच्चे होंगे, उन बच्चों के बच्चे होंगे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। अब मुझे इजाजत दो। बाप अपनी बेटी को अलग करना चाहता था, मगर बेटी बाप का बाजू नहीं छोड़ रही थी। वो बाजू को पकड़े आंसू बहा रही थी। इसी हालत में बाप ने बरबत उठाया और उस पर एक बड़ी ही दर्दनाक धुन बजानी शुरू कर दी। ये लोरी की धुन नहीं थी। बेटी कबाली अपने बाप से लगी रो रही थी। बरबत की दर्दनाक आवाज पर वो चुप हो गई और भीगी हुई आंखों से अपने बूढ़े बाप को तकने लगी। देखते देखते बूढ़े बाप का जिस्म नीले रंग के धुएं में बदलना शुरू हो गया और फिर थोड़ी देर बाद वहां कुछ भी नहीं था। कबाली चीख मारकर बाप के खाली ताबूत से लिपट गई और जारों की तार रोने और हिचकियां लेने लगी। अब त्युसोंग, मारिया और नाग उसके पास गए और उसे हौसला दिया। मारिया ने कहा, कबाली बहन, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बाप के हजारों साल का अजाब खत्म हो गया है और अब उसकी रूह जन्नत में दाखिल हो गई है। नाग बोला, अगर तुम इस तरह आंसू बहाओगी तो तुम्हारे बाप की रूह को तकलीफ होगी। कबाली खामोश हो गई। वो चादर से अपने आंसू पोंछने लगी और बोली, मुझे इस बात का बड़ा गम है कि इतनी मुद्दत के बाद बाप से भी मिली तो चंद लम्हों के लिए, और बाप मुझसे एक बार फिर जुदा हो गया। त्युसोंग ने कहा, तकदीर में यही लिखा था। अब तुम्हें नई जिंदगी शुरू करनी होगी। चलो यहाँ से चलते हैं। उन्होंने कबाली को साथ लिया और एहराम के शगाफ की तरफ चले। वापसी पर उन्होंने ताबूत में लेटी हुई मम्मी का शुक्रिया अदा किया। मम्मी की आवाज आई, एहराम से बाहर कोई तुम्हारी राह देख रहा है। त्युसोंग ने ताज्जुब से पूछा, वो कौन है? मम्मी की आवाज आई, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। मम्मी की आवाज बंद हो गई। एहराम में गहरी खामोशी छा गई। गमजदा उदास कबाली को साथ लेकर वो एहराम के शगाफ में से बाहर निकल आए। बाहर आसमान बादलों में घिरा हुआ था। स्याह बादलों की वजह से दिन की रोशनी बहुत धुंधली हो गई थी। एहराम के शगाफ को पत्थर से दोबारा बंद कर दिया गया। मारिया ने कबाली को अपने साथ रखा हुआ था। कबाली बड़ी उदास थी। मारिया और नाग उसे तसल्ली दे रहे थे, मगर कबाली के दिल को करार नहीं आ रहा था। उसने आंखों में आए हुए आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं बाप के बगैर ज्यादा देर जिंदा न रह सकूंगी। मारिया ने कहा, ऐसी बातें ना करो कबाली, नहीं तो तुम्हारे बाप की रूह को तकलीफ होगी। तुम्हारे बाप ने तुम्हें कहा था कि तुम बहुत देर तक जिंदा रहोगी और तुम्हारे बच्चों के बच्चे होंगे। त्युसोंग और नाग ने भी कबाली को तसल्ली दी और कहा कि वो इस किस्म के उदास ख्यालात को अपने जहन से निकालकर बाहर फेंक दे और अपने बाप की नसीहत पर अमल करते हुए खुश खुर्रम जिंदगी बसर करने की कोशिश करे। कबाली फूट फूट कर रोने लगी। वो रेत पर बैठ गई। वो बार बार कह रही थी, मैं अपने बाप के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मैं जिंदा नहीं रह सकती, मैं खुदकुशी कर लूंगी।
अब तो थ्यूसोंग और मारिया नाग को परेशानी हुई कि कहीं सचमुच कबाली अपने आप को मार न डाले। कबाली सर घुटनों में दिए अपने बाप की याद में रोए जा रही थी। थ्यूसोंग, मारिया और नाग ने एक दूसरे की तरफ देखा कि हमें क्या करना चाहिए। उनके कानों में एक साथ हल्की सी सरगोशी की आवाज आई। आवाज कबाली के बाप की रूह की थी। रूह की आवाज ने कहा, मेरे बच्चों, घबराओ नहीं, मैं अपनी बेटी को माजी की तल्ख यादों के दुख से निजात दिला रहा हूं। ये आवाज सिर्फ थ्यूसोंग, नाग और मारिया ही को सुनाई दी थी। कबाली अपने बाप की रूह की आवाज नहीं सुन सकी थी। अचानक रोते रोते वो रुक गई। चुप होकर वो मारिया, थ्यूसोंग और नाग की तरफ हैरानी से देखकर बोली, तुम लोग मुझे मेरे कबीले से यहाँ क्यों ले आए हो? मारिया, थ्यूसोंग और नाग सहम गए कि बाप की रूह ने अपनी बेटी के जहन से माजी की गमगीन यादों को धोकर साफ कर दिया है, ताकि उसकी बेटी सुकून, खुशी और इत्मीनान से अपनी भरपूर जिंदगी बसर कर सके। थ्यूसोंग ने जल्दी से कहा, कबाली, तुमको डाकू तुम्हारे कबीले से अगवा करके यहाँ ले आए थे। हमने डाकुओं को भगाकर तुम्हें उनसे छुड़ाया है। मारिया ने साथ ही कहा, और अब हम तुम्हें तुम्हारे बाप के पास तुम्हारे कबीले की तरफ ले जा रही हैं। नाग ने भी इस बात की तायद की। कबाली कुछ सोचते हुए बोली, कुछ याद आ रहा है कि हमारे कबीले पर डाकुओं ने हमला किया था। थ्यूसोंग ने फौरन डाकुओं के हमले की एक कहानी गढ़कर सुना दी, क्योंकि कबाली की याददाश्त उसके बाप की रूह की दुआ से फिर वैसी की वैसी हो गई थी और अब उसे कुछ याद नहीं रहा था कि वह अपने दुखी बाप से मिलने यहाँ एहराम में आई थी। ये बात उसके लिए अच्छी थी। अब वो इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सकती थी। बेटी से मिलकर उसके बाप की आंखें ठंडी हो गई थीं। उसकी रूह को सुकून मिल गया था। कबाली उठ खड़ी हुई और खच्चरों की तरफ बढ़कर बोली, मुझे जल्दी अपने बाप के कबीले में पहुंचा दो। मेरा बाप मेरे लिए बेहद परेशान हो रहा होगा। थ्यूसोंग, मारिया और नाग ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर इत्मीनान था। उन्होंने कबाली को खच्चर पर सवार किया, खुद भी दूसरे खच्चरों पर बैठे और वापसी का सफर शुरू कर दिया। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से होते हुए वो 3 दिन का सफर तय करने के बाद उन 3 सुरख पहाड़ों की वादी में आ गए। यहाँ कबाली के बाप का कबीला आबाद था। थ्यूसोंग, नाग और मारिया खुद उसके बाप के पास नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने उसी जगह से कबाली को रुखसत कर दिया। कबाली ने उनका शुक्रिया अदा किया और इसरार किया कि वो भी उसके बाप के पास चलें, मगर थ्यूसोंग ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं रही। अब तुम खुशी खुशी अपने कबीले में जाओ, हमें आगे सफर करना है। ये कहकर उन्होंने कबाली के खच्चर को कबीले की तरफ रवाना कर दिया। जब कबाली का खच्चर दरख्तों में गायब हो गया तो थ्यूसोंग ने गहरा सांस भरा और बोला, शुक्र है एक गमजदा बाप का अजाब खत्म हुआ और उसकी रूह को सुकून मिला। मारिया ने कहा, यह मुहिम भी कामयाबी से पूरी हो गई। अब हमें केटी और अंबर की तलाश शुरू करनी होगी। नाग बोला, पहले यहाँ से निकल चलें, फिर गौर करेंगे। उन्होंने खच्चरों को मोड़ा और सुरख पहाड़ों की वादी से बाहर निकल आए। जब वो उस वादी से काफी दूर चले गए तो एक जगह पहाड़ी के दामन में बैठकर अंबर और केटी के बारे में बातें करने लगे। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि केटी जलपरी की शक्ल में और अंबर पांडु मगरूर खूनी के रूप में समुद्री चट्टानों के पास समुद्र में है। अंबर इस हालत में है कि उसे एक पत्थर के साथ जंजीरों के साथ बांध दिया गया है और समुद्र की तह में पड़ा है, जबकि केटी मंगला देवी के जादू से जलपरी की शक्ल में समुद्री चट्टानों के बीच में रह रही है और उसे ये भी याद नहीं है कि वो असल में केटी है। मारिया कहने लगी, मेरी राय ये है कि हमें ब्राजील के उस इलाके में चलना चाहिए जहाँ पुराने खंडर बिखरे हुए हैं और हजारों बरस पुराना एक खलाई अड्डा भी है। हो सकता है वहां हमें अंबर और केटी का कोई सुराग मिल जाए। नाग ने इस राय का इजहार किया कि उन खंडरों में हमें अंबर केटी का सुराग कैसे मिलेगा। थ्यूसोंग बोला, वहां सुना गया है कि कोई खलाई शख्स हजारों साल से कहीं छुपा हुआ है। मुमकिन है उसे केटी का पता चल जाए, क्योंकि केटी भी एक खलाई मखलूक है। नाग और मारिया को यह नुक्ता पसंद आ गया। आखिर उन्हें किसी न किसी राह को चलना ही था। आखिर यही फैसला हुआ कि माया देवी के खंडरों में वापस चला जाए और खलाई आदमी को तलाश किया जाए। वहां से निकलकर सफर करते हुए आखिर 1 हफ्ते के सफर के बाद थ्यूसोंग, मारिया और नाग वापस माया देवी के खंडरों से कुछ फासले पर उस बंजर वीरान इलाके में पहुंच गए, जहां उन्हें जमीन पर एक बहुत लंबी हवाई पट्टी नजर आई। हवाई पट्टी रनवे को कहते हैं, जहां से हवाई जहाज एक लंबी दौड़ लगाकर एकदम से फिजा में बुलंद हो जाते हैं। मगर यह हवाई पट्टी या खलाई पट्टी इतनी चौड़ी और लंबी थी कि साफ लगता था कि यह खलाई जहाजों और रॉकेटों के उतरने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब इसकी हालत बेहद खस्ता हो गई थी। जगह जगह से पत्थरों की सिल्लें उखड़ी हुई थीं, जगह जगह जंगली खुश्क झाड़ियां उगी हुई थीं, जगह जगह पत्थरों की सिल्लों के ढेर पड़े थे, जिनमें छिपकलियां, कीड़े मकोड़े और बिच्छू रेंग रहे थे, जिनके आसपास जर्द रेतली मिट्टी की ऊंची ऊंची टीकरियां फैली थीं। उन पर धूप चमक रही थी। उन टीलों में कहीं कहीं गहरे शगाफ थे जो अंदर से तारीक और ठंडे थे। थ्यूसोंग, मारिया और नाग ने वीरान खलाई पट्टी को शुरू से आखिर तक गौर से देखा। वहां किसी रॉकेट या खलाई जहाज के उतरने का कोई निशान बाकी नहीं था। थ्यूसोंग कहने लगा, कुछ खलाई मखलूक के रॉकेट ऐसे होते हैं कि उन्हें उतरते वक्त दूर से जमीन पर घसीटना पड़ता है। बाज जहाज सीधे ऊपर से नीचे हेलीकॉप्टर की तरह उतर पड़ते हैं,
वैसे मुझे यहाँ ऐसा कोई निशान नजर नहीं आ रहा। नाग बोला, हजारों बरस गुजर चुकी हैं, वो निशान खत्म हो गए होंगे। मारिया ने कहा, सवाल यह है कि वो खलाई इंसान कहाँ है जो हजारों बरस से यहाँ मौजूद है। त्सोंग कहने लगा, यहीं कहीं टीलों में छुपा होगा। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है हमें रात के अंधेरे में उसका खोज लगाना चाहिए, क्योंकि वो जरूर रात की तारीकी में बाहर निकलता होगा। मारिया ने कहा कि उसे गर्मी लग रही है, किसी जगह साए में जाकर आराम करना चाहिए। मारिया ने ऐसा इसलिए कहा था कि वो जिंदा और जाहिर हालत में थी और सूरज की तेज किरणें उसके जिस्म को गर्मी पहुंचा रही थीं। नाग ने कहा, खुदा करे कि तुम्हारी खोई हुई ताकत भी वापस आ जाए ताकि तुम एक बार फिर गायब हो सको। इसी तरह बातें करते खच्चरों पर बैठकर वो दूर जंगली झाड़ियों के पीछे एक टीले के शगाफ के बाहर आकर रुक गए। यहाँ कीकर की किस्म के 2-4 दरख्त उगे थे जिनकी टहनियां कांटों से भरी हुई थीं। उन्होंने खच्चरों को उनके साए में खड़ा कर दिया। खच्चर दरख्त की शाखों के सबज पत्तों को खाने लगे। त्सोंग, मारिया और नाग शगाफ के अंदर चले गए। शगाफ अंदर से एक गार की तरह का था जिसकी छत काफी ऊंची थी और वहां ठंडक थी। हल्का हल्का अंधेरा भी था। जमीन पर ना जाने किस जमाने के पत्थर और रोड़े कंकरियां बिखरी हुई थीं। वो गार में एक जगह बैठ गई। देर तक वो पुरस्कार गुमशुदा खलाई इंसान अंबर और केटी के बारे में बातें करते रहे। फिर शाम हो गई। उन्होंने गार से बाहर निकल कर देखा। बाहर वीरान उजाड़ मैदान पर शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। मारिया ने नाग से कहा, मैं तो गायब नहीं हूं और उड़कर इस इलाके में नहीं घूम फिर सकती। तुम उकाब बनकर जरा सारे इलाके को जाकर देखो, हो सकता है कोई नया सुराग मिल जाए। त्सोंग ने भी नाग से मजाक करते हुए कहा कि हाँ नाग भाई, तुम तो हवा में उड़ सकते हो, जरा इस इलाके का जायजा तो जाकर लो। नाग को भला क्या एतराज हो सकता था। फौरन उकाब की शक्ल इख्तियार की और फिजा में बुलंद होकर एक तरफ को उड़ गया। उसने सबसे पहले तो रेतले टीलों के ऊपर एक चक्कर लगाया। अगरचे अंधेरा फैल रहा था लेकिन नाग जमीन पर सब कुछ देख सकता था। रेतले टीलों के ऊपर से होकर वो खलाई पट्टी के आखिरी किनारे की तरफ निकल गया। उसके आगे खड्डें शुरू हो गईं। ये खड्डें जमीन में गहरे खुश्क नालों की तरह बनी हुई थीं। इनमें गहरी जंगली झाड़ियों का सिलसिला फैला हुआ था। आगे जाकर ये खड्ड ज्यादा चौड़े हो गए और उनके इर्द गिर्द फिर टीले नमूदार होते गए। एक टीले पर नाग को चकोर सा चबूतरा नजर आया। वो गोता लगाकर नीचे आया तो देखा कि जिसको वो चबूतरा समझ रहा था वो एक हौज है जिसमें थोड़ा सा पानी भी था। नाग वहां उतर पड़ा। उसने दोबारा इंसानी शक्ल बदली और झुककर गौर से हौज में देखा। पानी साफ था। मालूम होता था कि इस टीले की चोटी में से पानी निकलता होगा जिसे किसी ने वहां हौज बनाकर जमा कर दिया है। मगर सवाल ये था कि जिसने ये हौज बनाया है वो आदमी कहाँ है। नाग टीले के पीछे की जानिब गया। देखा कि वहां ढलान था और ढलान पर ही एक जगह अंदर की जानिब एक शगाफ बना हुआ था। नाग आहिस्ता आहिस्ता शगाफ के मुंह पर आ गया। यहाँ पहली बार उसे एहसास हुआ कि इस शगाफ में कोई इंसान रहता है, क्योंकि शगाफ के बाहर पत्थरों को जोड़कर बैठने के लिए एक छोटा सा चबूतरा बना दिया गया था। नाग ने झांककर शगाफ के अंदर देखा। ये एक गार सी थी। अंदर घुप अंधेरा था। फिड़फिड़ाहट की आवाज सुनाई दी और एक चिमगादड़ तेजी से फिड़फिड़ाती हुई बाहर को उड़ गई। नाग एक तरफ को हो गया क्योंकि उसके पीछे दूसरी चिमगादड़ें भी आ रही थीं। जब सारी चिमगादड़ें उड़ गईं तो नाग गार में दाखिल हो गया। उस गार की छत भी ऊंची थी और पत्थर के बड़े बड़े कुदरती सतून छत से लेकर फर्श तक बने हुए थे। नाग अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। गार लंबी थी, फिजा में नमी थी और चिमगादड़ों की बू के अलावा उसे एक अजीब सी बू भी महसूस हुई। ये बू किसी तेजाब की लगती थी। नाग गार की दीवार के उभरे हुए पत्थरों के साथ रखकर आगे बढ़ रहा था। एक जगह गार की दीवार में एक कोठरी सी बनी हुई थी जिसका कोई दरवाजा नहीं था। यूं महसूस होता था जैसे किसी ने यहाँ से पत्थर की दीवार को खोदकर रहने के लिए जगह बनाई हुई है। नाग रुक गया, गौर से अंदर देखा। कोठरी में कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसे दीवार के साथ कुछ टिका हुआ दिखाई दिया। नाग ने करीब जाकर देखा तो यह खलाई लिबास था। नाग चौंक उठा। कहीं गुमशुदा पुरस्कार खलाई इंसान इसी जगह तो नहीं रहता। उसने खलाई लिबास को हाथ से छुआ। ये लिबास किसी सख्त रेशे से बना था जो सख्त भी था मगर उसमें लचक भी थी। ये लिबास उसके हाथ लगाने से एक जगह से फट गया और रेशे अलग हो गए। ये बेहद पुराना और बोसीदा खलाई लिबास था। कोने में उसे एक बिस्तर लगा नजर आया। सबज खुश्क झाड़ियों का था। सरहाने की जानिब शीशे का एक छोटा सा मर्तबान पड़ा था जिसकी शक्ल जरा लंबूतरी थी। उस पर शीशे ही का ढक्कन था। नाग के लिए बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। उसने हजारों बरस से गुम हो चुके खलाई इंसान का सुराग लगा लिया था। वो ये खुशखबरी जल्दी से जाकर त्सोंग और मारिया को सुनाना चाहता था। जो ही वो कोठरी से निकलकर गार में वापस जाने के लिए मुड़ा, उसे गार में कदमों की आवाज सुनाई दी। कदमों की आवाज भारी और बोझल थी। कोई आहिस्ता आहिस्ता गार में उसी कोठरी की तरफ चला रहा था। अब इतना वक्त नहीं था कि नाग इंसानी शक्ल में कोठरी से बाहर निकलता। वो देखा जा सकता था।
चुनाचे उसने गहरा सांस भरकर एक छोटे काले सांप की शक्ल इख्तियार की और कोठरी के अंधेरे में से रेंगकर बाहर गार की दीवार पर आ गया। नाग ने दीवार से चिमटे हुए अंधेरे में गौर से देखा कि आगे को झुके हुए कंधों वाला एक अजीब सा आदमी घिसटता हुआ चला रहा है। जिस्म पर चमड़े का लंबा कोट है, बाजू बिन मानस के बाजू की तरह लंबे लंबे हैं और लटक रहे हैं। मगर यह देखकर नाग दंग रह गया कि उसका सर शीशे का था, नाक भी शीशे की थी, कान, होंठ, माथा, गर्दन और आंखें सब शीशे का था। मगर उस शीशे का रंग सब्ज था और उसमें आंखें सुर्ख याकूत की तरह लगी थीं, जिनमें से रोशनी की हल्की हल्की किरणें निकल रही थीं। नाग इस उलिये के अजीबोगरीब आदमी को देखकर हैरान रह गया। इसमें कोई शक ही नहीं था कि यही पुरस्कार खला इंसान था जो हजारों बरस से इस इलाके में रह रहा था और आज तक उसे कभी किसी ने नहीं देखा था। बस उसके बारे में कहानियां ही मशहूर थीं कि एक खलाई इंसान यहाँ जमीन पर रह गया है जो शायद खलाई जहाज में अपने साथियों के हमरा नहीं जा सका, या फिर खलाई मखलूक उसे सजा देने की खातिर जमीन पर इन पहाड़ियों में छोड़ गई है। ये शीशे का आदमी जब जरा करीब आया तो नाग को उसके शीशे की खोपड़ी में से उसका दिमाग साफ नजर आया। नाग के जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई। आज तक उसने किसी इंसानी खोपड़ी को इस हालत में नहीं देखा था कि उसमें से दिमाग पूरी तरह दिखाई दे रहा हो। चलते चलते खलाई इंसान एकदम से रुक गया। नाग चौकन्ना हो गया, कहीं उसे नाग की मौजूदगी का इल्म तो नहीं हो गया। अभी वो सोच ही रहा था कि शीशे के खलाई इंसान ने चेहरा उठाकर दीवार पर उसी जगह नजरें जमाई जहां नाग सांप की शक्ल में चिमटा हुआ था। खलाई इंसान की याकूती आंखों में से निकलती शुआ नाग के जिस्म पर पड़ी और उसे बिजली का करंट लगा और वह दीवार से अलग होकर फर्श पर गिर पड़ा। नाग ने वहां से बाहर की जानिब दौड़ना चाहा, मगर यह महसूस करके वो धक से रह गया कि उसके जिस्म की ताकत खत्म हो गई है। उसके जिस्म ने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। नाग सांप की शक्ल में जहां गिरा था उसी जगह बेहिस पड़ा था। नाग ने सांस खींचकर चाहा कि कोई परिंदा बनकर वहां से उड़ जाए, मगर वो सांस न खींच सका। खलाई इंसान ने झुककर जमीन पर पड़े नाग को देखा, फिर हाथ बढ़ाकर उसे उठाकर अपनी हथेली पर रखा, अपनी शीशे की नाक के पास ले जाकर सूंघा। नाग को खलाई इंसान के चेहरे से निकलती तेजाब की बू महसूस हुई। यही वो बू थी जो इस गार में फैली हुई थी। खलाई इंसान ने नाग को अपनी हथेली पर रख लिया और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कोठरी में आ गया। उसने अपने बिस्तर के सरहाने के पास रखे शीशे के मर्तबान का ढकना उठाया, नाग को उसके अंदर डाला और ढकना बंद कर दिया। नाग किसी किस्म की हरकत नहीं कर सकता था, मगर वो सुन सकता था, देख सकता था। उसने आवाज निकालनी चाहिए, मगर वो बोल नहीं सकता था। नाग समझ गया कि वो किसी मुसीबत में फंस चुका है। वह मर्तबान के अंदर पड़ा गौर से बाहर देख रहा था। खलाई इंसान खुश्क झाड़ियों के बिस्तर पर बैठ गया। उसने सरहाने के नीचे से एक सब्ज रंग के शीशे की छोटी सी माचिस जितनी डब्बी निकाली, उसके एक पिन को दबाया। पिन के दबाते ही डब्बी में सब्ज नुक्ता जलने बुझने लग गया। उस डब्बी को जो खुदा जाने कितनी ताकत का रेडियो ट्रांसमीटर था, खलाई इंसान ने अपने होंठों के पास ले जाकर एक ऐसी अनोखी जुबान में जिसको दुनिया के इंसानों में से शायद सिर्फ नाग ही समझ सकता था, कहा, जमीन की एक नई मखलूक भेज रहा हूं। ऐसी मखलूक हमारे चांद पर नहीं होगी, शायद ये हमारे साइंसी तजुर्बे में काम आ सके। नाग तो सुन होकर रह गया। ये तो उसे ऊपर किसी खलाई सियारे में पहुंचा रहा है जिसको ये अपना चांद कहता है। अब क्या करूं? नाग का जहन परेशान हो गया। उसे अंबर, गेटी, थिसोंग और मारिया का ख्याल आने लगा कि उसकी गुमशुदगी से उन पर क्या गुजरेगी। दूसरी तरफ से कोई जवाब जरूर आ रहा था, मगर वह सबज नुक्ते के जलने बुझने की शक्ल में आ रहा था, जो कोड जुबान बल्कि कोड इशारे थे जिनको नाग नहीं समझ सकता था। खलाई इंसान ने एक बार फिर कहा, ये एक कीड़ा है जिसको यहाँ के लोग सांप कहते हैं। इसके अंदर एक ऐसा जहर पाया जाता है जो यहाँ के इंसानी खून के सुरख जर्रात को तबाह कर देता है। एक पल के लिए वो खामोश हो गया, जैसे दूसरी तरफ से आने वाले रोशनी के इशारों को समझने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर बाद फिर बोला, मेरी कैद के दिन परसों रात को खत्म हो जाएंगे। मुझे इस जमीन पर रहते हुए 5000 बरस पूरे हो जाएंगे। ठीक है, मैं परसों तुम्हारे भेजे हुए रॉकेट में आ जाऊंगा, मगर इस अजीबोगरीब सांप को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, जिसके जिस्म में से मुझे एक इंसान की बू आ रही है। ये एक मुअम्मा है जो हमारे चांद की साइंसी तजुर्बागाह में ही हल हो सकेगा। ये कहकर खलाई इंसान ने पिन को एक बार फिर दबा दिया। सबज नुक्ते की रोशनी बुझ गई। खलाई इंसान ने रेडियो ट्रांसमीटर सरहाने के नीचे रख दिया और नाग के मर्तबान की तरफ अपनी शीशे की सुरख आंखों से देखा। नाग को मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये शीशे के सर वाला खलाई इंसान अब उसे अपने खलाई चांद पर भेज देगा और फिर खुदा जाने थिसोंग, मारिया और अंबर केटी से कब मुलाकात हो। शीशे के सर वाले खलाई इंसान ने शीशे का मर्तबान अपने दोनों हाथों में उठा लिया, उसे अपनी आंखों के सामने लाया। एकदम से उसकी आंखों में से सुरख जर्द और सबज शुआएं निकलकर मर्तबान पर पड़ने लगीं। नाग पर बेहोशी तारी हो गई। चंद सेकंड के अंदर नाग मर्तबान में से गायब हो चुका था।
खलाई इंसान ने खलाई मर्तमान को एक बार फिर सरहाने के पास रख दिया और खुद उठकर गार के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसका शीशे का चेहरा ऊपर को उठा था। उसकी शीशे की सुरख आंखें आसमान पर चमकते सितारों में से एक सुरख सियारे को तक रही थीं। यही सियारा इस शीशे के सारे वाली मखलूक का चांद था, जो अतारद का चांद था। और जहां नाग पहुंच चुका था, खलाई इंसान बिल्कुल सीधा खड़ा था। कुछ देर वो आसमान पर चमकते अपने चांद को तकता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता घसीटता गार में दाखिल हो गया। हर तरफ रात का अंधेरा फैला हुआ था। खलाई इंसान अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। उसने अपनी जेब से एक शीशे की पेंसिल निकाली। ये पेंसिल ऐसे चमक रही थी जैसे उसके अंदर छोटा सा बल्ब जल रहा हो। पेंसिल को उसने अपने मुंह में डाल लिया। मुंह में डालते ही खलाई इंसान के शीशे का सर पहले सफेद हुआ, फिर नसवारी और उसके बाद गायब हो गया। अब खलाई इंसान का धड़ नजर आ रहा था, सर गायब हो गया। अब खलाई इंसान उस कोठरी में बिस्तर पर मौजूद था, मगर वो किसी को नजर नहीं आ रहा था। ये उसी खलाई पेंसिल की करामत थी। मगर फिजा में तेजाब जैसी बू उसी तरह फैली हुई थी, क्योंकि खलाई इंसान वहां मौजूद था। अगरचे वो गायब था, लेकिन मुंह से पेंसिल निकालने पर दोबारा जाहिर हो सकता था। जब नाग को गए काफी देर हो गई तो थ्यूसोंग बोला, उसे अब तक आ जाना चाहिए था मारिया। मारिया ने कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ। शाम से रात हो गई मगर नाग अभी तक वापस नहीं आया। थ्यूसोंग कहने लगा, हो सकता है वो खलाई इंसान की तलाश में दूर निकल गया हो। मारिया बोली, ये भी तो हो सकता है कि खलाई इंसान की वजह से वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो गया हो। थ्यूसोंग फिक्रमंद सा होकर कहने लगा, तुम ठीक कह रही हो, ऐसा हो सकता है। इस इलाके में कोई ना कोई खलाई इंसान जरूर मौजूद है, क्योंकि मुझे किसी वक्त हवा में एक अजीब सनसनाहट सी महसूस होती है। मारिया हंसने लगी, थ्यूसोंग तुम्हें तो हर वक्त ही सनसनाहट महसूस होती रहती है। मेरी मानो और उठो, हमें अभी चलकर नाग को बाहर तलाश करना होगा। देर हो गई तो मुमकिन है वो हमारी पहुंच से बाहर हो जाए। थ्यूसोंग उठकर बोला, तुम ठीक कहती हो, चलो हम इसी वक्त चलते हैं। दोनों गार में से बाहर आ गए। अगरचे रात की तारीकी चारों तरफ फैली हुई थी, लेकिन थ्यूसोंग और मारिया उस अंधेरे में भी थोड़ा बहुत देख सकते थे। वो खच्चरों पर बैठे। थ्यूसोंग ने चौंक कर कहा, मारिया तुमने एक बात महसूस की? वो कौन सी बात? मारिया ने पूछा। थ्यूसोंग बोला, नाग की खुशबू आना बंद हो गई है। मारिया ने चौंक कर कहा, तुमने ठीक कहा थ्यूसोंग, मेरा तो इस तरफ ख्याल भी नहीं गया था। नाग की तो सचमुच खुशबू नहीं आ रही। फिर कुछ सोचकर बोली, हो सकता है वो उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गया हो। थ्यूसोंग ने गर्दन को एक तरफ झुका दिया और बोला, खुदा करे कि ऐसा ही हो। मगर थ्यूसोंग की छठी खलाई हिस्स ने उसे अलार्म दे दिया था कि नाग इस जमीन पर नहीं है और खलाई इंसान के हत्थे चढ़ गया है। लेकिन वो अभी ये बात मारिया से नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसका अंदाजा गलत भी हो सकता था। वो यही सोच रहा था। और अंधेरी रात में उनके खच्चर ऊंची नीची घाटियों में से गुजरते काफी आगे निकल आए थे, लेकिन वो गार जहां खलाई इंसान रहता था वहां से बहुत दूर थी। नाग तो उकाब की शक्ल में तेज रफ्तारी से उड़ता हुआ 10 मिनट में पहुंच गया था। थ्यूसोंग और मारिया ना तो गायब हो सकते थे और ना ही वो उड़ सकते थे, इसलिए उन्हें उस इलाके में पहुंचते पहुंचते 3 दिन गुजर गए। इतने अरसे में खलाई इंसान वहां से वापस जा चुका था। इस खलाई इंसान को 5000 साल कैद की सजा मिली थी, जिसकी वजह से उसे जमीन पर फेंक दिया गया था। यहाँ कभी अतारद के चांद की ये शीशे के सर वाली मखलूक आज से 7-8 हजार बरस पहले उतरा करती थी, मगर उनका इस जमीन का मिशन पूरा हो गया और वो वापस चले गए। मगर कैदी खलाई इंसान जमीन पर ब्राजील के गार में बाकी रह गया था। उसका अपने चांद के साथ एक छोटे रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम था। जिस रात 12 बजे उसकी जमीन की कैद की मुद्दत खत्म हो गई तो अचानक दूर आसमान पर से एक नन्हा सा रोशन नुक्ता नीचे जमीन की तरफ आने लगा। अपने खलाई चांद और जमीन के दरमियान आधे फासले पर आकर ये रोशनी का नुक्ता रुक गया। फिर उसमें से सब्ज रंग की एक शुआ निकलकर सीधी उस गार के दरवाजे पर पड़ी, जहां शीशे के सर वाला कैदी खलाई आदमी दो जानू होकर बैठा था। शुआ उसके सर पर आकर पड़ी, उसका सर रोशन हो गया और फिर वो गायब हो गया। वो गायब होकर रोशनी के जर्रों की शक्ल में उस रोशनी की लकीर में चला गया था। रोशनी की लकीर ने वापस जाना शुरू कर दिया और वो अपने नुक्ते में दाखिल हो गई। इसके बाद ये रोशनी का नुक्ता वापस अपने चांद की तरफ चलने लगा और थोड़ी देर बाद वो भी आसमान पर मौजूद नहीं था। खलाई कैदी जमीन पर अपनी 5000 साल की कैद पूरी करने के बाद वापस अपने चांद पर जा चुका था। उस वक्त थ्यूसोंग और मारिया खलाई पट्टी की उस गार वाली सरजमीन से एक दिन के फासले पर थे, मगर थ्यूसोंग चूंकि खुद खलाई इंसान था, इसलिए उसने जब रोशनी की एक लकीर को ऊपर आसमान की तरफ जाते देखा तो मारिया से बोला, कोई शय जमीन से ऊपर खला की तरफ गई है। मारिया ने भी रोशनी की लकीर को एक सियारे में दाखिल होते देखा। फिर यह रोशनी का नुक्ता भी उनकी नजरों से ओझल हो गया। मारिया ने परेशान होकर कहा,
कहीं नाग के साथ कोई खतरनाक हादसा तो नहीं हो गया? थ्यूसोंग सांस भरकर बोला। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक खला इंसान मौजूद है जिसका ऊपर खला से राब्ता है। फिर उसने उस इलाके की तरफ देखा जहां से उसे पहली बार रोशनी की लकीर ऊपर जाते नजर आई थी। उसने कहा, मारिया, हमें इस पहाड़ी की तरफ चलना चाहिए, हो सकता है वहां नाग का कुछ सुराग मिल जाए। उस वक्त शाम होने वाली थी। वो सारी रात चलते रहे। दिन के वक्त उस छोटे से रेतले टीले के पास पहुंचे जिसकी दूसरी जानिब ढलान पर वो गार था जहां शीशे के सर वाला खला इंसान रहा करता था। टीले के ऊपर थ्यूसोंग को एक चबूतरा नजर आया तो वो मारिया को लेकर टीले के ऊपर आ गया। ये चबूतरा पानी का हौज था। थ्यूसोंग ने नाक को पकड़कर हल्का सा सांस लिया और कहने लगा, ये एक खास खलाई तेजाब की बू है। यहाँ खलाई मखलूक मौजूद है। तुम हौज के पीछे छुप जाओ, मैं टीले की दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ। मारिया हौज की दीवार के साथ पीछे को होकर बैठ गई। थ्यूसोंग आहिस्ता आहिस्ता चलता दूसरी तरफ की ढलान उतरने लगा, क्योंकि खलाई तेजाब की बू उसी तरफ से आ रही थी। फिर उसे वो शगाफ नजर आया जिसके अंदर गार था। तेजाब की बू उस गार में से निकल रही थी। अगरचे वहां खलाई इंसान मौजूद नहीं था, मगर उसके जिस्म से निकलने वाली तेजाबी बू का असर अभी तक फिजा में मौजूद था। थ्यूसोंग गार में दाखिल हो गया। वो फूंक फूंक कर कदम उठा रहा था। गार बिल्कुल खाली था। अचानक अंधेरे में उसे बाएं जानिब एक कोठरी नुमा शगाफ नजर आया। थ्यूसोंग अंधेरे में हर शय देख सकता था। वहां सबसे पहले उसे दीवार के साथ लटकता पुराना खलाई लिबास नजर आया। जमीन पर खुश्क झाड़ियों के बिस्तर के पास शीशे का मर्तबान पड़ा था। ये मर्तबान खाली था। थ्यूसोंग ने उसे खोलकर सूंघा। वो चौंक पड़ा। उसमें से नाक की हल्की हल्की बू आ रही थी। उसने गार से निकलकर मारिया को बुलाया और मर्तबान दिखाकर कहा, मारिया, इसमें से नाक की खुशबू आ रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? मारिया ने करीब आकर पूछा। थ्यूसोंग कहने लगा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। वैसे मुझे एहसास हो रहा है कि नाग के साथ कोई हादसा गुजर गया है। मारिया गार में चारों तरफ देख रही थी। उसने दीवार से लटके हुए खलाई लिबास की तरफ देखकर कहा, यह तो खलाई सूट मालूम होता है। थ्यूसोंग ने कहा, हाँ, खस्ता बोसीदा खलाई सूट मौजूद है, मगर खलाई इंसान मौजूद नहीं है। यह हजारों बरस पुराना खलाई सूट है। तो क्या? मारिया ने सहमी हुई आवाज में कहा, क्या नाग? वो चुप हो गई। इससे आगे कोई लफ्ज अदा करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। थ्यूसोंग बोला, हो सकता है खलाई इंसान नाग को अगवा करके अपने साथ ले गया हो। मारिया बोली, ओह नहीं नहीं थ्यूसोंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम नाग को कहाँ तलाश करेंगे? पहले ही अंबर और केटी हमें नहीं मिल रहे। थ्यूसोंग ने कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। मारिया ने कहा, लेकिन खलाई इंसान हो सकता है इसी जमीन पर मौजूद हो और नाग अभी उसी के पास हो। थ्यूसोंग ने फिजा को सूंघकर कहा, खलाई तेजाबी बू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि जो कोई खलाई इंसान यहाँ पर था वो अब नहीं है। वो यहाँ से दूर, बहुत दूर जा चुका है। मारिया तो सर पकड़कर बैठ गई। थ्यूसोंग ने उसे किसी कदर हौसला देते हुए कहा, ऐसा भी हो सकता है कि नाग खलाई इंसान के साथ ना गया हो और वो इसी इलाके में कहीं हो। मारिया की थोड़ी बहुत तसल्ली हो गई, मगर थ्यूसोंग जानता था कि नाग वहां पर नहीं है, क्योंकि जिस शीशे के खलाई मर्तबान को उसने देखा था वो खास तौर पर चीजों को रोशनी के जरों में बदलकर ऊपर खला में पहुंचाने के लिए बनाया गया था। मगर मारिया से उसने इसका जिक्र न किया और गार में इधर उधर तलाशी लेने लगा। गार में सिवाय पुराने खस्ता खलाई लिबास और शीशे के मर्तबान के और कुछ नहीं था। थ्यूसोंग ने मारिया को साथ लिया और गार के बाहर हौज के किनारे आकर बैठ गई। खच्चर अभी तक हौज में से पानी पी रहे थे। थ्यूसोंग ने कहा, मारिया, अगर हम ये चाहते हैं कि नाग हमें दोबारा आन मिले या हमें कोई सुराग मिले तो हमें कुछ अर्सा इसी गार में रहना चाहिए। मारिया कहने लगी, इसका मतलब है कि तुम्हें यकीन है कि नाग ऊपर किसी खलाई स्यारे में जा चुका है? हाँ, थ्यूसोंग बोला, मैं अब तुम्हें बता देना चाहता हूं कि नाग को खलाई इंसान अपने साथ ले गया है। अब उम्मीद की एक ही सूरत हो सकती है कि हो सकता है कोई खलाई मखलूक यहाँ वापस आ जाए। इस तरह से हमें नाग का कुछ न कुछ सुराग लगाने में मदद मिलेगी। मैं चूंकि खुद खलाई इंसान हूं इसलिए दूसरी खलाई मखलूक से बात कर सकता हूं। मारिया ने सर झुका दिया, फिर नाउमीद सी होकर बोली, हमें कब तक यहाँ रहना होगा? थ्यूसोंग ने कहा, कम से कम 2-3 माह तक जरूर यहाँ रहकर इंतजार करना होगा। दूसरी कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि जहां हमें नाग का कुछ पता मालूम हो सके, चूंकि यही एक गार है जहां कभी न कभी किसी न किसी वक्त किसी खलाई इंसान के वापस आने की उम्मीद है। इसलिए हमें कम से कम 2 माह इस गार में जरूर रहना होगा। मारिया ने लंबा सांस भरा और बोली, ठीक है, हम 2 माह तक इसी गार में रहेंगे। अगर इस दौरान नाग का कुछ पता ना चल सका तो फिर हमें अंबर और केटी की तलाश में जाना होगा। ठीक है, फिर हम अंबर केटी के लिए निकल खड़े होंगे।
ये कहकर त्सोंग ने खच्चरों के ऊपर से जहन उतारकर नीचे रख दी और दरियां लेकर गार के मुंह के पास ही जमीन पर बिछाने लगा। दूसरी तरफ नाग शीशे के सर वाली चांद की मखलूक की खलाई तजुर्बागाह में पहुंच चुका था। ये अतारत के चांद की मखलूक थी। सबके सर सबज शीशे के थे, बाजू लंबे थे और आंखें सुर्ख याकूत की थीं। नाग सांप की शक्ल में जदीद तरीन खलाई तजुर्बागाह की सफ़ेद चमकीली शीशे की मेज पर शीशे की एक प्लेट पर बेहिस पड़ा था और 3 सबज शीशे के सर वाले साइंसदान उस पर झुके हुए थे। उन्होंने नाग के जिस्म के साथ 2 बारीक तार लगा रखे थे। करीब ही एक छोटा सा कंप्यूटर रखा था जिस पर नाग के दिल की धड़कनें, खून का दबाव और जिस्म का टेम्परेचर जाहिर हो रहा था। नाग खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था। वो बोल नहीं सकता था, हरकत नहीं कर सकता था, मगर देख सकता था और सुन सकता था। साइंसदान कंप्यूटर को गौर से तकते रहे, फिर कोने में जाकर आपस में धीमी सरगोशियों में बातें करने लगे। नाग तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। तीनों साइंसदानों ने नाग की तरफ गर्दनें घुमाकर देखा और लेबोरेटरी से बाहर निकल गई। नाग अकेला रह गया। उसने एक बार फिर अपनी शक्ल बदलने की कोशिश की, मगर वो ऐसा न कर सका। इतने में एक सबज सर वाली औरत अंदर दाखिल हुई। उसने नर्सों वाला सफेद लिबास पहन रखा था। उसकी आंखें भी सुर्ख याकूत की थीं और उनमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। वो नाग के करीब आई, मेज पर से एक छोटा प्लास्टिक का लिफाफा उठाया, नाग को उसमें डाला और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक खलाई लिफ्ट के जरिए लेबोरेटरी की ऊपर वाली मंजिल में आ गई। यहाँ दीवार पर टेलीविजन की एक बड़ी स्क्रीन लगी थी। दरमियान में एक शीशे का छोटा गोल सिलेंडर मेज पर रखा था। वही 3 साइंसदान शीशे की कुर्सियों पर बैठे थे। उनके सामने शीशे की स्लेटें रखी थीं। उनके हाथों में शीशे की पेंसिलें थीं। नर्स ने नाग को प्लास्टिक के लिफाफे में से निकालकर शीशे के सिलेंडर में आराम से रख दिया, खुद परे हट गई और एक बटन को दबा दिया। सिलेंडर में हल्की सी रोशनी फैल गई। नाग ने जो टेलीविजन की बड़ी स्क्रीन पर निगाह डाली तो हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। स्क्रीन पर वो सांप की बजाय अपनी इंसानी शक्ल में नजर आ रहा था। साइंसदानों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर शीशे की स्लेटों पर कुछ लिखा। नर्स की तरफ इशारा किया। नर्स ने दूसरा बटन दबा दिया। स्क्रीन पर से नाग की इंसानी शक्ल गायब हो गई। एक साइंसदान ने अपनी कुर्सी से उठते हुए नर्स की तरफ देखकर अपनी अजीबोगरीब जुबान में कहा, इसे क्वीन के पास ले जाकर बंद कर दो। नर्स ने नाग को दोबारा प्लास्टिक के लिफाफे में डाला और वहां से निकल गई। वो लिफ्ट के जरिए लेबोरेटरी की पहली मंजिल में आ गई। यहाँ से वो एक ऐसे कमरे में गई जिसकी दीवारें सबज शीशे की थीं और फर्श और छत भी सबज शीशे ही के थे। कमरे के दरमियान में एक शीशे का बॉक्स पड़ा था। नाग ने प्लास्टिक के लिफाफे में से देखा कि शीशे के बॉक्स में पहले से एक ऐसी नागिन कुंडली मारे बैठी थी जिसका सर सबज रंग के शीशे का था। उसने अपना फन उठा रखा था। नाग उस अजीबोगरीब नागिन को देखकर हैरान हुआ। नर्स ने नाग को थैले में से निकाला और शीशे के बॉक्स में डालते हुए कहा, क्वीन, ये तुम्हारा कैदी है। तुम जानती हो कि इसके साथ क्या सलूक करना है। नर्स चली गई तो नाग ने क्वीन नागिन की तरफ देखा। ये दुनिया ही दूसरी थी। कोई खलाई सियारा या चांद था। यहाँ क्वीन नागिन को भला कैसे मालूम हो सकता था कि नाग सांपों का देवता है। क्वीन नागिन ने अपनी लाल लाल अनार के दानों जैसी आंखों से नाग की तरफ देखा और अपना फन उसके बिल्कुल करीब ले आई। नाग को फन में से सेंक आता महसूस हुआ। क्वीन नागिन ने हल्की सी फुंकार मारी। उस फुंकार में गर्मी थी। इसका असर यह हुआ कि नाग के जिस्म में एकदम से जिंदगी की लहर दौड़ गई। वो हरकत कर सकता था। नाग ने कुंडली मारकर अपना फन उठा लिया और सांपों की जुबान में बोला, मेरा नाम नाग है। मैं जमीन के सांपों का देवता हूँ। क्या तुम मेरी जुबान समझ रही हो? क्वीन नागिन ने कोई जवाब ना दिया।